जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और आज के टॉपिक में वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ओवरऑल बात करेंगे आज। इसके अलावा साइंटिफिक नेम्स लिखने के कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे मेरा बेटा। और इस सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई, सिग्निफिकेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, इस बारे में बात करेंगे। लेट्स किक स्टार्ट द कन्वर्सेशन बाय अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड कि मेरा पुत्र इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है। देखिए भाई, हम कहते हैं ये ना एक बुनियादी तौर पे सिस्टम है ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा चीजें हैं उनको साइंटिफिक नेम्स देने का ये एक सिस्टम है। मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग हैं, हम इंसान हैं, तो हमारा एक कॉमन नेम तो है ही, एक जनरल नेम तो है ही। वी आर ह्यूमन बीइंग्स इन इंग्लिश एंड वी आर इंसान इन उर्दू। लेकिन ये सिस्टम क्या करता है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साइंटिफिक नेम्स असाइन करता है। यानी एक इंसान का साइंटिफिक नेम होगा, एक कौवे का साइंटिफिक नेम होगा, एक अनियन का साइंटिफिक नेम होगा। अब ये जो साइंटिफिक नेम्स असाइन किए जाते हैं इस सिस्टम के थ्रू, उस साइंटिफिक नेम के मेरा बच्चा होते हैं दो हिस्से, दो पार्ट। एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं जीनस नेम और दूसरे पार्ट को हम जनाब बोलते हैं स्पीशी नेम। यानी कि नाम से जाहिर है, देखिए बाइनोमियल यानी ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो नाम दिए जाते हैं वो दो नामों पे, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। बाई का मतलब टू, नोमियल नेम से आया है। ऐसा सिस्टम जिसमें जो नाम रखे जाते हैं वो होते हैं दो हिस्सों में मुश्तमिल। तो पहले हिस्से को मेरा बच्चा हम कहते हैं जीनस नेम और दूसरे हिस्से को कहते हैं स्पीशी नेम। अच्छा, ये जो जीनस नेम है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसको जब भी लिखते हैं इसको कैपिटलाइज करते हैं। और जो स्पीशी नेम है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड। अब यहां पर एक सवाल ये भी है कि ये सिस्टम, ये दर्द सर हमारे गले डाला किसने। तो एक साहब थे जिनका नाम था कार्लस लीनियस। ये सहरा कह लीजिए या ये काम जो है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला, ये स्टार्ट किया था मेरा बच्चा कार्लस लीनियस ने। He was the first one who gave the idea of giving scientific names to the living organism। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया, फिर इसका सिस्टम जो था वो ग्लोबल हो गया, बहुत वायरल हो गया, बहुत मशहूर हो गया और सारे के सारे साइंसदानों ने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। अभी मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हम ऑर्गेनिजम्स के नाम रखते हैं वो दो नामों पे मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट नेम इज जीनस नेम, सेकंड नेम इज स्पीशी नेम। और ये सिस्टम दिया था कार्लस लीनियस साहब ने। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स की। सो देयर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नाम तो आपने रख लिया किसी भी चीज का, अब उस नाम को लिखने का तरीका कार क्या है, उस नाम को लिखने के रूल्स क्या है, किस तरह से आप वो नाम लिखेंगे इन द लिटरेचर, उसके हवाले से कुछ रूल्स हैं मेरा बच्चा। 3 रूल्स आपकी किताब में मेंशन्ड हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड फर्स्ट वन ऑफ देम, पहला जो रूल है वो मेरा बच्चा ये कहता है कि साइंटिफिक नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब आप साइंटिफिक नेम्स को प्रिंट करेंगे तो आप मेरा बच्चा इटैलिक्स में करेंगे। इटैलिक्स एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें हम चीजों को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, लफ्जों को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, यूं करके, इस तरह से, यानी दिस इज एक्चुअली लाइक दिस। और ये एक साइंटिफिक राइटिंग स्टाइल है जो कि कंप्यूटर में जब हम टाइपिंग करते हैं तब लिखा जाता है। जब आप हाथ से लिखें तो इटैलिक्स की कोई जो है जरूरत नहीं है। सो जब साइंटिफिक नेम टाइप किया जाए तो शर्त यह है कि वो इटैलिक्स फॉन्ट साइज में, इटैलिक स्टाइल में टाइप किया जाना चाहिए एंड अंडरलाइंड, और साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना चाहिए मेरा बच्चा व्हेन हैंड रिटन। जब आप साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखें तो उसको अंडरलाइन कर लें, जब उसको टाइप करें तो उसको इटैलिक्स में लिखें। सो हम यूजुअली तो हाथ से लिखते हैं। तो आपने अक्सर गौर किया होगा कि आपके टीचर्स जब भी आपको साइंटिफिक नेम
लिखवाते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं फॉर द वेरी रीजन कि ये एक रूल है साइंटिफिक नेम्स के लिखने का। सेकंड रूल की अगर मेरा बेटा हम बात करें तो सेकंड रूल हम ये कहता है वही बात जो हमने अभी कर ली है जीनस नेम और स्पीशी नेम के बारे में कि व्हेनेवर यू राइट साइंटिफिक नेम, जीनस नेम इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जीनस नेम जो है उसको आपको कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा और जो स्पीशी नेम है इट इज ऑलवेज नॉट कैपिटलाइज्ड। हमेशा शर्त ये है कि जब भी आप जीनस नेम लिखें तो आपको उसको कैपिटलाइज करना है और जब भी आप स्पीशी नेम लिखें तो आपको उसको मेरा बेटा कैपिटलाइज नहीं करना है। दिस इज द सेकंड रूल। अब जरा थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए देखिए, थर्ड रूल ये कहता है, पहले समझ लीजिए कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपने उसमें एक साइंटिफिक नेम लिखा है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा है सोलेनम टुबरसम, ये आलू का पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, आपने एक बार लिख लिया। अब आप आगे पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको दोबारा सोलेनम टुबरसम लिखना है, तो आपको पूरा सोलेनम टुबरसम लिखने की जरूरत नहीं है। आप जीनस नेम का सिर्फ एस लिखें और आगे टुबरसम लिख दें तो आपका गुजारा हो जाएगा। यानी व्हेन राइटिंग इन राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल हैव टू राइट द कंप्लीट नेम और उसके बाद आप सिर्फ जीनस नेम का पहला वर्ड यूज करके आगे स्पीशी नेम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक जीनस की दो स्पीशीज के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक स्पीशी है सोलेनम टुबरसम, नाउ दिस इज पोटैटो, सोलेनम टुबरसम। इसी तरह एक प्लांट है जिसका नाम है जी सोलेनम एस्कुलेंटम। अब आप इन दो स्पीशीज का जिक्र कर रहे हैं एक ही पैराग्राफ में, तो आप जब पहली बार सोलेनम टुबरसम का जिक्र करेंगे, लेट मी अंडरलाइन इट एज वेल, तो इसको आप पूरा लिखेंगे। जब आपने सोलेनम एस्कुलेंटम का जिक्र करना है तो आपको ये नाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू डू सिर्फ एस लिखे सोलेनम का और आगे स्पीशी नेम लिखने। इस रूल बनाने का मकसद ये है कि जो साइंसदान है या जो आप लोग हैं, जब आप राइटिंग करें तो आपके लिए एक आसानी, एक ईज पैदा की जा सके, बजाय इसके कि आपको आप बार बार पूरा पूरा नाम लिखते जाएं। आप जीनस नेम का सिर्फ इनिशियल यूज कर सकते हैं एंड दिस इज द थर्ड रूल। इस थर्ड रूल के बाद अब यहां पर एक सवाल ये भी है कि इन साइंटिफिक नेम्स रखने की जरूरत क्यों पेश है? इंसान को इंसान कहने में क्या बुराई है? प्याज को प्याज कहने में क्या बुराई है? आलू को आलू कहने में, पोटैटो कहने में क्या बुराई है? साइंसदानों ने साइंटिफिक नेम्स क्यों रखे? और इस चीज को एड्रेस करने के लिए हम आगे चलेंगे और एक टॉपिक का पार्ट ही है इसका डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्चुअली सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए जी, बहुत सारी रीजंस हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के यूज करने की, बहुत सारी वजूहात हैं एंड द वेरी फर्स्ट रीजन, द वेरी फर्स्ट वजह इज कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेस। देखिए, जो भी कॉमन नेम होगा उसकी ना कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती, यानी उसको देख के ये पता नहीं चलता कि इस नाम का क्या मतलब है। पहली बात तो ये है कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेस। कॉमन नेम्स की मेरा बच्चा कोई साइंसी बुनियाद नहीं होती, यानी जो कॉमन नेम होते हैं वो कॉमन लोगों ने क्यों रखे होते हैं, तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। मिसाल के तौर पे स्टारफिश। अब इस नाम को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये एक फिश है, ठीक है। ये नाम इसलिए रखा गया कि स्टारफिश जो है ये एक्चुअली मेरा बच्चा ऐसे स्टार की तरह होती है और ये पानी में रहती है। तो जिस कॉमन बंदे ने स्टारफिश को देखा होगा उसको स्टार की शेप नजर आई होगी, तो उसने कहा भाई ये तो स्टार की तरह है, और क्योंकि पानी में रहती है इसका मतलब फिश है, तो इसका नाम पड़ गया स्टारफिश। बट स्टारफिश इज एक्चुअली नॉट अ फिश। फिश होने की दो शराइत है मेरा बेटा। फिश होने की एक शर्त यह है कि आपके पास फिन्स होने चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि आपके पास गिल्स होने चाहिए। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो फिश में मौजूद होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन स्टार फिश में इन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये नेम गलती से रखा गया, ये नेम सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। वही बात आ गई कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेस, इस नाम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं। इसी तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जी सिल्वर फिश, इट इज नॉट अ फिश,
इसके अलावा एक होती है क्रेफिश, दिस इज नॉट अ फिश। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे नामों के जिनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, साइंसी बुनियाद नहीं होती, एम ही लोगों ने रख दिए। अगली एक और बहुत बड़ी वजह साइंटिफिक नेम्स रखने की, और वो ये है कि एक स्पीशी के कॉमन नेम्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। आपको मैं अभी एग्जांपल देता हूं। दिस इज द सेकंड रीजन फॉर द यूज ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि वन स्पीशी, एक स्पीशी होगी और उसके एक से ज्यादा कॉमन नेम्स हो सकते हैं। वन स्पीशी मे हैव मोर देन वन कॉमन नेम्स। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं जी अनियन। अब ये जो अनियन साहब है ना, इनके मेरा बच्चा बेतहाशा नाम है। अभी हम जरा पाकिस्तान की बात करते हैं, तो लेट मी रिमाइंड यू पीपल, भाई अनियन को हम उर्दू में कहते हैं प्याज, अनियन को पंजाबी में कहा जाता है गंडा, कुछ सराइकी बेल्ट में प्याज को बसल भी कहा जाता है, और कुछ जगहों पर मेरा बेटा प्याज को बसल भी कहा जाता है। अभी सिर्फ हमने पंजाब की बात की है तो हमारे पास अनियन के 4-5 नाम आ गए। प्लांट एक ही है, पौधा एक ही है, स्पीशी एक ही, नाम इतने सारे हो गए। अब जरा खुद सोचिए कि एक बंदा पाकिस्तान में रह रहा है और वो किसी अंग्रेज से मिलता है और उसको कहता है मैंने किया भाई प्याज पे रिसर्च, वो कहता है मैंने किया अनियन पे रिसर्च। अब पाकिस्तानी जिसको ये पता नहीं है कि प्याज को अंग्रेजी में अनियन कहते हैं, वो ये समझेगा पता नहीं इसने किस बला पे रिसर्च कर ली है। एंड सेम विल बी द केस विद दैट अंग्रेज भाई साहब, उनको पता नहीं है कि प्याज किसको कहते हैं, तो वो समझेंगे पता नहीं इन्होंने किस डायनासोर पे पता नहीं रिसर्च कर ली है। सो दीज कॉमन नेम्स कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज एक स्पीशी के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। तो जो साइंटिफिक नेम है ना, वो इस बात को बड़ा जबरदस्त एड्रेस करते हैं। बट दे डू इज कि बिकॉज साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल, अमेरिका में, ओमान में, कतर में, पाकिस्तान में, यूएई में, दुबई में, हर जगह पर प्याज का एक ही नाम होगा और वो होगा जी इलियम सीपा, जो कि आपके इस टॉपिक के एंड पे मेंशन्ड है। So throughout the world, all the scientists that are studying the plants or the biology, they will know कि भाई प्याज को, अनियन को, गंडे को, बसल को हम एलियन सीपा कहते हैं। And this will cause the universality of the scientific names of the names of the plants and animals, और इस तरह बहुत सारी कंफ्यूजन से साइंसदान बच गए। एक तो रीजन ये है। इसके अलावा एक और रीजन भी है साइंटिफिक नेम्स को यूज करने की, कि ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट स्पीशीज हो एंड दे मे हैव सिमिलर नेम, यानी एक ही नाम से, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नाम से दो मुख्तलिफ स्पीशीज को एड्रेस किया जा रहा। अब इस इशू में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं मेरा बेटा। वन ऑफ देम इज हाउस क्रो और दूसरी एग्जांपल है जी हमारे पास रेवन की। रेवन जो है ना, वो कहते हैं मेरा बेटा जंगली कौवे को, वाइल्ड क्रो जो है ना, पहाड़ी कौवे को रेवन कहते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो ऊपर वाला कौवा है ये हमारा हाउस क्रो है, जो हमारे घरों में रहता है, घरों में नहीं, आमतौर पर हमें नजर आता है। एंड दिस सेकंड वन, ये रेवन है, ये पहाड़ी कौवा है। देखिए ये दोनों डिफरेंट स्पीशी, हाउस क्रो इज द डिफरेंट स्पीशी, रेवन इज द डिफरेंट स्पीशी। बट जो आम लोग हैं उनको इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता, और आम लोग इन दोनों स्पीशीज को एक ही नाम से पुकारते हैं। वो कहते हैं भाई ये जो है ना, ये है ब्लैक बर्ड। एक ही नेम, एक कॉमन नेम ब्लैक बर्ड यूज होता है फॉर द हाउस क्रो एंड रेवन एज वेल। अगेन कंफ्यूजन होगी। अब जरा इस बात को समझिए कि एक साइंसदान कह रहा है मैंने ब्लैक बर्ड की ये बात है, क्या समझ आएगी किसी को कि वो हाउस क्रो की बात कर रहा है या रेवन की बात कर रहा है। सो अगेन दिस कॉजेज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये मेरा बेटा इन सारे इश्यूज को एड्रेस करता है। अब स्टारफिश की इवन दो कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन स्टारफिश का साइंटिफिक नेम मौजूद है, एस्पिस रूबिन्स। तो जब कभी भी स्टारफिश की बात करनी होगी किसी ने पूरी दुनिया में, तो वो हमेशा एस्पिस रूबिन्स यूज करेगा उसके लिए, जो आपकी किताब में मेंशन है। इसी तरह अगर किसी ने हाउस क्रो की बात करनी है तो वो ब्लैकबर्ड नहीं कहेगा, जो साइंटिफिक बंदा है वो कहेगा भाई कॉर्वस स्प्लेंडेंस, जो क्रो का एक साइंटिफिक नेम है। सिमिलरली इफ somebody is gonna talk about onion, तो वो हमेशा बोलेगा इलियम सीपा। So these scientific names cause the universality and they address all these issues। और डेफिनेटली इसका फायदा कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें आसान होगी साइंसदानों के लिए फॉर देयर रिसर्च। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ओटीटी से मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।